यस। तो अब हम आ गए हैं पार्ट 2 में। ठीक है, हमने लास्ट जो पढ़ा था वो अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में, जहाँ हम क्या देखेंगे कि जो भी हमारा लैंगिक जनन कैसे होता है। हमारा लैंगिक जनन दो तरीके से होता है, पादप में और मनुष्य में। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले पादप में, मतलब पुष्प में। ठीक है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पॉइंटर्स देखिए। फूल पौधे का जनन अंग है, मतलब पौधे कहाँ से जनन कर पाएंगे, उनके फूलों के द्वारा। एक फूल के मुख्य भाग, कौन कौन से फूल के मुख्य भाग होते हैं? बाह्य दल मतलब बाहर का हिस्सा, पंखुड़ी जो उनकी पंखुड़ियां होती हैं, स्त्री केसर और पुंग केसर। स्त्री केसर के अंदर हमने क्या देखा था, जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, पुंग केसर के अंदर जो हमने मेल फ्लावर्स के अंदर देखा था। फूल के प्रकार हम देखते हैं। पहला होता है उभयलिंगी और एक होता है फिर एक लिंग। ठीक है, पहले क्या होता है आपका उभयलिंगी, दूसरा क्या है आपका एक लिंगी। ठीक है, स्त्री केसर व पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं। इसमें उभयलिंगी वाले में दोनों है, एक लिंग वाले के अंदर स्त्री केसर और पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर में से कोई एक ही जनानंग उपस्थित होता है। अब एक लिंगी वाले के जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है, पपीता और तरबूज। उभयलिंगी वालों का सरसों और गुड़हल। ठीक है, अब ये कौन सा है, पुष्प के बारे में बताया गया। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, पंखुड़ी। ठीक है, अब ये वाला जो पूरा हिस्सा है, मतलब मैं आपको यहाँ पे ना हाईलाइट करके दिखाती हूँ तो आपको पता लग जाएगा। देखिए, जो ये वाला हिस्सा है जिसको मैं मार्क कर रही हूँ येलो येलो वाले जोन से। ठीक है, ये वाला हिस्सा कौन सा है बेटा, ये हमारा है पुंकेसर। कौन सा है ये हमारा, पुंकेसर। जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम क्या बोलते हैं, पराग कोश। जिसे हम क्या बोलते हैं, पराग कोश। नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं बेटा, पुतंतु। पुतंतु। ठीक है, और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर। ठीक है, अब मैं आपको पिंक कलर से क्या शो कर रही हूँ, फीमेल वाला हिस्सा। ठीक है, जो ये वाला हिस्सा है इसे हम क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, वर्तिकाग्र। ठीक है, ये नाम आपको याद तो रखने पड़ेंगे। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, पर अभी आपको याद रखने पड़ेंगे। ये जो लाइन जा रही है इसे हम क्या बोलते हैं, वृत्तिका। क्या बोलते हैं, वृत्तिका। ठीक है, नेक्स्ट जो अब हमारे पास हमें देखने को मिलता है, ये हमारा क्या है, अंडाशय। क्या देखने को मिल रहा है, अंडाशय। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है, बीजांड। क्या देखने को मिल रहा है, बीजांड। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है, जो हमारा बाह्य दल है। आपको ये दो लाइंस दिख रही हैं, दो पंखुड़ियां दिख रही हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, बाह्य दल। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसे, बाह्य दल। ठीक है, ये पूरा ही हिस्सा हमारा क्या कहलाता है बेटा, स्त्री केसल। क्या कहलाता है बेटा, स्त्री केसल। ठीक है, चलिए। ठीक है, मैंने अब आपको उसके बारे में बता दिया। और ये जो पिंक पिंक कलर की है, या जो ऊपर कलर, मैं इसको रेड कलर से बना देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो बाहर कलर के आपको इससे दिख रहा है, ये क्या होती है, हमारी पंखुड़ियां। ये जो रेड कलर की है, ये क्या है, हमारी पंखुड़ियां हैं। ठीक है, फ्लावर्स के अंदर होते हैं ना फ्लावर पेटल्स, इसे ही हम क्या बोलते हैं, पंखुड़ी। ये आपको पता है, शाबाश। और ये हिस्सा कौन से कलर का होता है, हमारा ग्रीन कलर। ठीक है, इसको मैं ग्रीन कर देती हूँ तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए। बीज निर्माण की प्रक्रिया, कैसे एक बीज का निर्माण होता है उसकी प्रक्रिया देखेंगे अभी हम। ठीक है, मैं पहले पेन ले लेती हूँ। यस, परागकोश में उत्पन्न परागकण हवा, पानी और जंतुओं द्वारा उसी फूल के वर्तिकाग्र स्वपरागण या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर परागण पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, परागकण। जो भी हमारे परागकण होते हैं, हवा, पानी या किसी से भी, वो कहाँ से देखने को मिलते हैं, आपके स्वर परागण। या मतलब स्वर परागण मतलब अपने ही फूल के साथ चीजों को मैनेज करना, या फिर आपको क्या करना है, दूसरे फूल के साथ करोगे तो वो किस में आएगा, पर परागण। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ हम क्या देखेंगे, इसे स्थानांतरित मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। नेक्स्ट आइए, परागकण से एक नालिका सॉरी परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। ये क्या बोल रहे हैं आपको, यहां से। ठीक है, परागकण से एक
नालिका प्रस्तुत होती है जो वर्तिका से, मतलब यहाँ से कहाँ तक पहुंचती है बेटा, यहाँ तक पहुंचती है। मेरा ये मार्कर दिख रहा है ना, तो यहाँ से कहाँ पहुंचती है, यहाँ तक पहुंचती है। इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये कहाँ से, यहाँ से कहाँ तक पहुंचती है, यहाँ तक पहुंचती है। अब नेक्स्ट हम आएंगे अंडाशय। देखिए वापस आए, चूज द रेड पेन। ओके, अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्मक का निषेचन होता है। इसी एग के अंदर जो यहाँ पर हमारा एग बन रहा है, इसे हम यहाँ पर क्या बनेगा, आपका क्या बनेगा बताइए, नर और मादा युग्मक का निषेचन बनता है तथा युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। जब युग्मनज बन जाता है तो वो टूटता है और वो किस में बदलता है बेटा, भ्रूण में बदलता है। बीजांड एक से कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल जाता है। यहीं पर आपका यहाँ पर आपका क्या बदलेगा, एक बीज में विकसित होकर क्या बदलेगा बताओ, बीज में बदलेगा। ठीक है, अंडाशय में, अंडाशय अंडाशय फल में बदल जाता है तथा फूल जो है वो अन्य भाग से झड़ जाता है। अब ये पूरी प्रोसेस दिखा रखे हैं इन्होंने, कैसे कैसे होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ ये क्या बोल रहे हैं, सीधे सीधे एग्जैक्टली इसी से देखेंगे। यहाँ पर क्या आ गए हैं, आपके परागकण आ गए हैं। ठीक है, ठीक है, ये पूरा जो बाहर का आउटर लेयर है इसे क्या बोलते हैं, वर्तिका कहते हैं। ठीक है, जो ये वाली पूरी नली है इसे क्या बोलेंगे, पराग नली, क्योंकि यहीं से जाते हुए ये कहाँ पहुंचेगा, अंडाशय में पहुंचेगा। कहाँ जाएगा, अंडाशय में पहुंचेगा। और अंडाशय के अंदर क्या बनेगा बताओ, नर युग्मक होगा और मादा युग्मक होगा, नर युग्मक और मादा युग्मक। और बीच में क्या होगा बेटा, ध्रुवीय केंद्र। क्या होगा, ध्रुवीय केंद्र। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। द्विनिषेचन क्या होता है, द्विनिषेचन का मतलब क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या देखने को मिलेगा, दो चीजें देखने को मिलेगी। एक है हमारा युग्मक और एक है युग्मक संलयन, और दूसरा है हमारा त्रिसलयन। ठीक है, युग्मक संलयन का मतलब क्या है, सत्य निषेचन। यहाँ पे हमारा नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मिलेगा और नर सॉरी युग्मक संलयन किसमें बदल जाएगा, युग्मनज में। और वृद्धि और विकास होने पर वो क्या देगा हमें, भ्रूण देगा। ऐसे ही हमारा त्रिसलयन होता है जो नर संलयन और द्वितीय ध्रुवीय केंद्रक के साथ होता है, मतलब इसके साथ होगा और हमारा इसके साथ होगा। और ये क्या बनाएगा, त्रिसलयन बना करके प्रथम प्राथमिक पोषण भ्रूण के पोषक केंद्र को, फिर हमें से क्या मिलेगा, भ्रूण पोषक मिलेगा। आपको ये एग्जैक्टली ऐसे ही याद करना है। अब तुम्हें याद हो ना हो, जो भी कंपार्टमेंट वाले बच्चों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे रट्टा मारिए चाहे जैसे करिए, आपको ये याद करना है। समझो मेरी बात, इसे याद करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये आता ही आता है भाई। जब नहीं याद हो रहा, एक चीज को 2 बार लिखो, 5 बार लिखो, चाहे 10 बार लिखो, पर लिखो। चाहे हर रोज एक एक बार लिख के देखो, पर लिखो, क्योंकि यही याद करने का तरीका है। एन का मतलब है जहां एकल सेट है, 2n का मतलब है जहां पर 2 सेट है, 3n का मतलब क्या है, जहां पर यस 3 सेट है। मानव में प्रजनन, मानव में प्रजनन कैसे होता है, मानवों में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक परिपक्वता, लैंगिक परिपक्वता क्या होती है, जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अंड कोशिका का निर्माण होता है। जब क्या होता है, नर के अंदर शुक्राणु आते हैं और मादा के अंदर क्या आता है बेटा, बताओ, शाबाश, अंड कोशिका। किशोर अवस्था की इस विधि को यौवन आरंभ कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, यौवन आरंभ कहते हैं। यौवन आरंभ के परिवर्तन बताइए, यौवन आरंभ में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक है, अब ये कुछ कुछ परिवर्तन कॉमन है जो सब में होते हैं। ठीक है, किशोरों में एक समान आंख, जनानंग के पास गहरे बालों का उगना। ठीक है, का त्वचा का तेलीय हो जाना और मुहासे निकलना। लड़के और लड़कियों में इस एज में पिंपल्स निकलने लग जाते हैं और आपके पर्सनल प्राइवेट पार्ट्स पर क्या हो जाता है, हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है। लड़कियों में क्या देखने को मिलता है, स्तन के आकार में वृद्धि, लड़कियों की ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है। रजोधर्म होने लगता है, रजोधर्म का मतलब मेंसुरेशन, मतलब आपको पीरियड्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। लड़कों में क्या होता है, चेहरे पर दाढ़ी व मूछ निकलना, चेहरे के ऊपर क्या आ जाती है, दाढ़ी और मूछ आ जाती है। आवाज का फटना, भारी आवाज हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं नर जनन तंत्र क्या होता है, कैसे होता है, अब हम वो पढ़ेंगे। हम इसमें क्या पढ़ेंगे, वृषण। वृषण उदर
वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होता है। वृषण कोश तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है, जो शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक है। मतलब आपसे पूछा जा सकता है शुक्राणु बनने के लिए क्या जरूरी है? वृषण जरूरी है। नर युग्मक मतलब शुक्राणु यहीं पर बनते हैं। ठीक है। वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है। टेस्टोस्टेरोन के कार्य क्या है? शुक्राणुओं को बनाना और लड़कों में यौवनावस्था में परिवर्तन को दिखाना। ठीक है। तो यहाँ पर अभी इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ क्या बनते हैं? आपके शुक्राणु बनते हैं। ठीक है। ये रहे आपके वृषण। ठीक है। ये यहाँ पर आपको इस डायग्राम में क्या देखने को मिल रहा है? वृषण। यहीं पर क्या मिलते हैं बेटा? यहाँ पर क्या बनेंगे? शुक्राणु बनेंगे। यहाँ क्या बनेंगे? शुक्राणु। अब मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, तुम लोग हिंदी में लिख लेना। ठीक है। आधा लिख दिया मैंने, या इसे मिटो ही देती हूँ, आप लोग अपना हिंदी मीडियम वाला लिखो। यहाँ क्या बनेंगे? शुक्राणु बनेंगे। मतलब टेस्टिस में क्या बनते हैं? मेल के शुक्राणु बनते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं शुक्र वाहिनी। ये शुक्राणुओं को वृषण से शिशन तक पहुंचाती हैं। कहाँ तक पहुंचाएंगी? शिशन तक। मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर आपके क्या बन गए हैं? शुक्राणु बन गए हैं। इस पोर्शन में आपके क्या बन चुके हैं? शुक्राणु बन चुके हैं। किसी भी नर के शुक्राणु बन चुके हैं। तो ये कहाँ तक पहुंचाएंगी? अब ये इसको कहाँ पहुंचाएंगी बताइए? ये शिशन तक पहुंचाएंगी। शिशन क्या है? आपका पीनिस का भाग। ठीक है। ये रहा। ठीक है। ये रहा। ठीक है। आ जाइए। मूत्र मार्ग। यह मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग है। यहाँ पर मूत्र भी बाहर आता है और यहाँ से वीर्य भी बाहर आता है। बाहरी आवरण इसके साथ को शिशन कहते हैं। तो शिशन बेसिकली क्या है? इसके बाहर का जो हिस्सा है, ये जो बाहरी हिस्सा है, इसे क्या कहा जाता है? शिशन कहा जाता है। ठीक है। यहीं से आपका वीर्य और आपका मूत्र जो है वो बाहर आता है। ठीक है। संबंधित ग्रंथियां शुक्राशय ग्रंथि तथा प्रोटेस्ट ग्रंथि अपने स्राव शुक्रवर्णी में डालते हैं। अब इसमें क्या है? पॉइंट में देखने को मिलेंगे शुक्राणु तरल माध्यम से आ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ये माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि शुक्राणु कैसे माध्यम से आ जा सकते हैं या आते हैं? तो ये तरल माध्यम से आते हैं। इट मीन्स जो वीर्य होता है वो क्या होता है? लिक्विड होता है। ये उनको पोषण देता है। ठीक है। उनके स्थानांतरण में सहायता करता है। एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करता है। शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव मिलकर वीर्य बनाता है। शुक्राणु और ग्रंथियों का स्राव, लिक्विडिटी जो बाहर निकलती है मेल्स में से, उसी से ही क्या बनता है बेटा? वीर्य बनता है। क्या बनता है? वीर्य बनता है। ये मानव में नर जनन तंत्र है। ठीक है। ये किसका है? नर का है। अब हम किसका पढ़ेंगे? मादा मतलब फीमेल्स का। ठीक है। तो फीमेल में क्या होता है? अंडाशय होता है। मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों परिपक्व अंडे होते हैं। यौवना आरंभ पर इनमें से कुछ अंडे परिपक्व होने लगते हैं। दो में से एक अंडाशय द्वारा ही हर महीने एक परिपक्व अंडा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है। जिसे हम मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स कहते हैं। अंडाशय एस्ट्रोजन और प्रोस्टोजन हार्मोन से उत्पन्न होता है, जो भी एग रिलीज होता है। अंडवाहिका, जिसे हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय में स्थानांतरित करती है। ये रही जी, ये रही फेलोपियन ट्यूब। ठीक है। अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहीं पर होता है। यहीं पर ये मेटिंग के थ्रू आते हैं। गर्भाशय। गर्भाशय क्या है आपका? ये पूरा जो जोन है ये क्या है? गर्भाशय है। ये एक थैली नुमा संरचना है जहां शिशु विकसित होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है, यहां से ओपन होता है। ठीक है। ये रहा आपका फीमेल का रिप्रोडक्टिव। अब हम क्या देखेंगे? जब अंड कोशिका का निषेचन होता है, निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है, जो गर्भाशय में रोपित होता है। कोई भी एग जब फर्टिलाइज हो गया है, कोई भी एग जो हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा है, जिसे हम पीरियड्स बोलते हैं, जो हर महीने निकलता है, अगर कोई भी एग जब वो फर्टिलाइज हो गया आफ्टर द मेटिंग, ठीक है, आफ्टर द सेक्स, तो हम क्या देखेंगे कि वो क्या निकालेगा? क्या बन जाएगा? हमारा अंड युग्मनज बन जाएगा, जो कहाँ आएगा? आपका गर्भाशय में आएगा, मतलब आपके स्टमक में आएगा।
ठीक है। गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज में विभाजन होता है व विभेदन होता है तथा तब उसमें क्या बनेगा, भ्रूण का निर्माण होता है। फिर हम क्या देखेंगे, प्लेसेंटा। यह एक विशिष्ट उत्तक है जिसकी त्रिश्री नुमा संरचना गर्भाशय में धसी होती है। माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि सब किसको मिलता है, बच्चे को मिलता है, मतलब भ्रूण को मिलता है। भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थ को यहाँ पर निपटाया जाता है। अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को क्या बोलते हैं, गर्भकाल कहते हैं। इसी या इसकी अवधि कब तक होती है, 9 महीने तक होती है। जब अंड का निषेचन नहीं होता तो हमें क्या होता है, रजोधारण होता है। मतलब क्या होता है, हमारे को मेंस्ट्रुएशन होते हैं। और मेंस्ट्रुएशन एक उम्र के बाद बंद हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा गया, 40 से 50 साल तक की उम्र। ठीक है, जब 40 से 50 साल तक की उम्र में ये बंद हो जाएगा तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं, रजो धर्म का बंद होना, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, रजो निवृत्ति कहते हैं। अब हम देखेंगे जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन से संबंधित सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना है। रोगों का लैंगिक संचरण, वैसे एसटीडी ये एक बीमारी है। अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है। ठीक है, जैसे जीव जंतु से जनित गोनेरिया और स्लिफिस, विषाणु से जनित HIV, एड्स और मस्सा वार्ड्स। कॉन्डम के उपयोग से इन रोगों के संचरण की कुछ सीमा को रोका जा सकता है। गर्भधारण, गर्भधारण रोकने के लिए हमें गर्भरोधन कहलाता है। मतलब गर्भरोधन क्या है, बेसिकली सॉरी, गर्भरोधन क्या है, जब हमें गर्भधारण को रोकना हो, जब हमें बच्चा नहीं चाहिए तब हम क्या लेते हैं, पिल्स लेते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गर्भरोधन। अब गर्भरोधन कितने प्रकार से होता है, कि हम बच्चा नहीं चाहते तो हम कितने प्रकार से नहीं चाह सकते हैं। यांत्रिक अवरोध, मतलब आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, व्हेन यू आर मेटिंग, जब भी आप मेट कर रहे हो। कॉन्डम या सर्वाइकल कैप। सर्वाइकल कैप आज के टाइम का एक इक्विपमेंट है, आप ऐसे कह सकते हो, जो आपके गर्भरोधन में इस्तेमाल किया जाता है। रासायनिक तकनीक, दवाई लेकर, मतलब आप पिल्स खा लीजिए और फिर आपको बेबी कंसीव नहीं होगा। ठीक है, फिर आपका IUCD प्रॉपर्टी लगा लीजिए या फिर आप एक लूप का इस्तेमाल कीजिए। फिर आपकी शैल्य क्रिया, या तो आप नसबंदी करा लीजिए या आप नलबंदी या ट्यूबिकटोपी करा लीजिए। ठीक है, गर्भरोधन के प्रकार। गर्भरोधन के प्रकार क्या है, यांत्रिक, जिसमें मैंने बताया यांत्रिक अवरोध के अंदर क्या होता है, शुक्राणु को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता, ये होता है। शिशन को ढकने के लिए कॉन्डम, योनि में रखे जाने वाले सर्वाइकल कैप, इसे इस्तेमाल किया जाए। रासायनिक तकनीक में मादा में अंड को ना बनने देने वाली दवाई दी जाती है जो हार्मोन को संतुलित या उसमें परिवर्तन ला सकती है। ठीक है, और ये दवाई रेगुलर खाने से विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। इंट्रा यूरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, जहां हम गर्भधारण नहीं होने देते। जैसे मैं आपको बताती हूँ प्रॉपर्टी कैसे लगती है, कैसे हो रहा है, सॉरी, प्रॉपर्टी कैसे लगती है, ये रहा आपका। ठीक है, प्रॉपर्टी का स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, ये रहा ब्लू पेन, कुछ इस तरीके से। टी क्यों बोला गया, क्योंकि ये टी जैसा दिखता है, ये ऐसे लगेगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो भी शुक्राणु या जो भी वीर्य होंगे वो आगे तक अब नहीं पहुंच पाएंगे, गर्भ तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, शैल्य क्रिया, नसबंदी करा दीजिए या फिर ट्यूबिक्टोनॉमी करा दीजिए, जहां पर अंड का स्थानांतरण रोक दिया जाता है। और लास्ट में आता है भ्रूण हत्या। बच्चे को, मतलब भ्रूण को गर्भ में ही मार देने को हम क्या कहते हैं, भ्रूण हत्या, जो कि अब ये बैन हो चुका है। भ्रूण हत्या हम नहीं कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी इस चैप्टर में वैसे तो इंपॉर्टेंट है। मैंने ये अलैंगिक वाला बना दिया था पहले, अब मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, ये लैंगिक वाला दिखा रही हूँ। ठीक है, तो आप इसमें, आई नो कुछ टर्म्स नए हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे, आप उसे मार्क करना और फिर मुझसे क्लास में दोबारा पूछना। वो मैं बताऊंगी कि आपको कैसे याद करनी है। मैंने जस्ट आपको भी समझाने के पर्पज से, रिवीजन पर्पज से ये एक छोटी सी वीडियो बनाई है। अदरवाइज हम जब पढ़ेंगे, जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे मैं उनको बता रही हूँ, तब मैं आपको बताऊंगी तरीके से कैसे याद करना है। ठीक है, और जो नॉन कंपार्टमेंट है, जो रेगुलर 10th कर रहे हैं, जो जिनका कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको मैं पूरे पूरे चैप्टर पढ़ा दूँ। बस ये रिवीजन पर्पज से वीडियोस क्रिएट करी जा रही है फॉर द कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।